तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं भी कहानी की तरह ही आपको समझाता रहा हूँ और आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उन वीडियो पर भी। तो मैं इसे भी आपको कहानी की तरह समझाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप इसे लिंक करेंगे और जल्दी याद कर लेंगे। आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस कहानी को सुनिए और इसके साथ लिंक करिए अपने आप को, तो आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। तो ये कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी सन 1885 ईस्वी में। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ए ओ ह्यूम में भी कहा जाता है, ए ओ ह्यूम। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो आखिर इन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की क्यों? तो चलिए थोड़ी पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, सन 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत ही मशहूर है। तो सन 1857 ईस्वी के बाद क्या हुआ था कि भारत के कोने कोने पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए थे। मतलब स्वतंत्रता के लिए भारत के चाहे नॉर्थ साइड हो, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह विद्रोह होने शुरू हो गए थे। तो ए ह्यूम ने क्या सोचा, क्यों ना एक पार्टी यानी एक संघ का गठन किया जाए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे, और वो जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो हमें बताए, तो उसके बाद हम सुनेंगे। मतलब उन्होंने इसलिए नहीं किया था कि ये स्वतंत्रता दिलाए, उन्हें ये नहीं पता था कि यही कांग्रेस बाद जो आज एक चिंगारी है, बाद में एक आग का रूप धारण कर लेगी और भारत की स्वतंत्रता के लिए इसका एक अहम योगदान होगा। उन्होंने इस सोच के लिए नहीं किया था। उन्होंने ये पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि जैसे पूरे भारत का कुछ भी बात हो तो हमें बताएं और हमें इसके बाद में सोचें और हमें इसे कैसे मैनेज करना है। इसलिए उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। पर बाद में इसी पार्टी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और भारत की स्वतंत्रता के लिए एक अपना अहम योगदान दिया। ए यूं का सोचना था कि ये हमसे मतलब अर्जी करेंगे, याचिका करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे हैंडल कैसे करेंगे ये हमारे ऊपर है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि यही पार्टी बाद में भारत को स्वतंत्रता दिलाएगी। तो चलिए, आप आशा करता हूँ आपको थोड़ा इसके पीछे की कहानी समझ आई होगी। अब इसके बाद में हम समझेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये बम्बई के, जैसे जो आज बॉम्बे है इसे पहले बम्बई कहा जाता था, इसलिए मैंने बम्बई लिखा है क्योंकि हर जगह ये बम्बई ही मेंशन है, जिसे आज बॉम्बे कहा जाता है। तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पार्टी की स्थापना हुई, ये बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? सन 1885 ईस्वी में की थी। तो उस समय के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। तो जो ये ए ह्यूम है, इन्होंने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम रखा था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पर दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदल कर रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने इसका नामकरण किया ये पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया, जिसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटेन में इन्होंने चुनाव जीता था और चुनाव जीतकर वहाँ की संसद में पहुंचने वाले पहले एशियाई थे। पहले भारतीय नहीं, पहले एशियाई, जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता और वहाँ की संसद में पहुंचे थे। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ प्रमुख बयान हैं जो कि एग्जाम में पीसीएस लेवल तक पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया ताकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस मकसद से मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो ये कुछ प्रमुख बयान हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसे भी मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं फिरोज शाह मेहता। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये जो पार्टी बनी थी, एक तो पहले अंग्रेजी ने बनाई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था ना कि आगे जाके यही पार्टी स्वतंत्रता दिलाएगी, आगे जाके ये सब व्यक्ति उनसे जुड़े। पर शुरुआत में इन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस की जो आवाज़ है ये जनता की आवाज़ नहीं है। क्योंकि जो ये पार्टी थी, आगे हम पढ़ेंगे कि जो शुरुआत में जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि जुड़े थे, मतलब सिर्फ 72 मेंबर थे, वो बहुत ही कम। जिन्होंने इसलिए कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज़ है ये पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, ये कुछ लोगों की ही आवाज़ है। उसके बाद जो समय के गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया जो वायसराय थे डफरिन, उन्होंने कहा था ये कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा था? ये डफरिन ने कहा था। तो अगला बयान है अरविंदो घोष का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है ये भीख मांगने वाली संस्था है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि ए.ओ. ह्यूम ने पार्टी का गठन ही इस मकसद से किया था ताकि कुछ मेंबर हों और ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करें और कुछ कोई भी बात हो तो ये हमारे आगे
रिक्वेस्ट करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसे हैंडल कैसे करना है। मतलब जो जगह जगह पे विद्रोह हो रहे हैं उन्हें दबाया जा सके और हम कह सके कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं, पर उस बात को सुना ना सके, बस हैंडल एक कहने की बात है कि वो कहा जा सके कि पूरे भारत की ये पार्टी प्रतिनिधित्व कर रही है और हम आपकी बात सुन रहे हैं। मतलब उसे कैसे हैंडल करना है ये अंग्रेज ही देखते थे। इसीलिए मतलब ये जो सरकार के आगे रिक्वेस्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है, ये संघर्ष करना नहीं चाहती। उसके बाद आगे हम देखते हैं गांधी। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये जो बयान दिया था ये गांधी जी ने ये दिया था सन 1947 ईस्वी के बाद, मतलब जो आज़ाद हो गई थी, भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए कांग्रेस बनी थी उसका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पर कांग्रेस इतनी फेमस हो चुकी थी उस समय भारत में, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों ने, जो बाकी मेंबर थे, उन्होंने इसको समाप्त नहीं किया। पर गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ये कुछ प्रमुख बयान थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे कवर किया, आप इन्हें याद रखना। तो चलिए अब हमें अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है। वैसे तो देखा जाए तो जो कांग्रेस के अधिवेशन है ये 50 से ज़्यादा हैं, पर मैंने इसमें लगभग 17-18 कवर किए हैं। इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने पहले देखा कि कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार, उन्हीं को कवर किया है। इससे बाहर आपका कोई नहीं पूछा जाएगा। वैसे तो 50 से भी ज़्यादा है, पर उतना हमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ना हम उतना याद कर पाएंगे। तो जितना हम याद कर सकते हैं और जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है, और इसे करना कैसे है याद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले शुरुआत के देखते हैं। तो जैसे कि कांग्रेस के स्थापना कब हुई थी, 1885 से, तो हमें शुरुआत करनी है 1885 से। तो पहले चार आपको याद रखने हैं, लगातार हैं, याद रहेंगे। पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887 और चौथा 1888। ये पहले चार अधिवेशन हैं। और ये अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए, ये गौर करने की बात है कि यहाँ यहाँ पर बहुत सोच समझ के ये अधिवेशन यहाँ यहाँ पर किए गए थे। पहला बम्बई में किया गया था, फिर कलकत्ता किया गया था, फिर मद्रास में किया गया था, और इलाहाबाद किया गया था। अभी आप बस इसे सुनिए, आपको खुद याद रहेंगे। बस अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप वो समझिए कि अधिवेशन कहाँ कहाँ किए गए, इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला अधिवेशन बम्बई में किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा जो है अधिवेशन कलकत्ता में किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में किया गया, उसमें अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में किया गया, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। अब अध्यक्ष पर देख रहे हैं, अगर आप अध्यक्ष पर गौर करें तो जो पहले अध्यक्ष थे ये हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, और चौथे ईसाई थे। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को ये ना लगे कि जो कांग्रेस पार्टी है ये पर्टिकुलर किसी चीज़ की पार्टी, मतलब पर्टिकुलर धर्म की पार्टी है। ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहती थी, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सब धर्मों के अध्यक्ष बनाए। पहले चार अध्यक्ष ही आप गौर करेंगे, पहले हिंदू थे, दूसरे पारसी थे, तीसरे मुस्लिम थे, और चौथे ईसाई थे। मतलब सभी धर्मों को इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि ये लगे, ये दिखाया जा सके कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सभी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, ना कि एक पर्टिकुलर जगह से ये अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। और अब अगर ये देखें कि कौन कौन से स्थान थे, मैं आपको मैप से बताता हूँ। देखिए पहला अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, सीधा कोलकाता में, और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में, और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, मद्रास में। आप गौर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अधिवेशन हुआ। पहला तो बम्बई में हुआ जो कि भारत के पूरे वेस्ट में है, दूसरा कलकत्ता में हुआ जो कि ईस्ट में है, तीसरा मद्रास में हुआ जो कि साउथ में है, और चौथा इलाहाबाद में हुआ जो कि नॉर्थ में आ जाता है। तो देखा, इससे ये दिखाने की कोशिश की कि हम पूरे भारत के कोन को, मतलब हम एक जगह की पार्टी नहीं है, हम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष भी हर धर्म के रखे, और जो पहले चार अधिवेशन हुए वो भी भारत के चारों कोनों पे हुए। मैं आपको ये समझाना चाहता था। ये बस ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये बस आपको याद रखने के लिए। तो चल अब हम मेन अपना देखते हैं। 1885 में मुंबई में विमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसीलिए तो कहा गया था कि ये सूक्ष्मदर्शियों की पार्टी है, क्योंकि जो पहले बाद में जो इसके अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत कम मेंबरों ने भाग लिया था, सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा कलकत्ता में हुआ जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भाग लिया, तीसरा मद्रास में जिसमें बदरुद्दीन तैयब ने। इससे क्या पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि पूछ पूछ के घिसा दिया गया इस क्वेश्चन को कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। नेक्स्ट देखते हैं 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो पूछा जाए पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। और पूछा जाए कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो विमेश चंद्र बनर्जी थे। इससे हमें इतना सीखने को मिला, और आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इतने पार्ट से। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए
आप घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से आपको याद होगा। बस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, और अगर एक बार नहीं याद होता, एक बार आप पूरा देख लेंगे समझ तो आ जाएगा आपको, फिर दूसरी बार देख के नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इसे याद कैसे करना है। हमने 4 याद करी हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 1896 का। हमको 1896 और उसके साथ याद करना है 1911। क्यों याद करना है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों से क्या पूछा जाता है, हर बार यही पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ गाया गया और पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया। अब देख रहे हैं ना, एक पहली बार वंदे मातरम गाया गया और एक पहली बार जनगण मन कहाँ गाया, तो दोनों ही कोलकाता में गाए गए। स्थान एक ही है, याद रखिएगा, कलकत्ता। दोनों स्थान कलकत्ता में गए। कलकत्ता में ही ज़्यादातर अधिवेशन भी हुए हैं कांग्रेस के, क्योंकि जो कलकत्ता था ये अंग्रेजों के टाइम, आपको पता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी, कलकत्ता ही थी। इसलिए ज़्यादातर अधिवेशन जो हुए हैं कलकत्ता में ही हुए, क्योंकि कलकत्ता एक प्रमुख स्थान था। तो पहली बार जो वंदे मातरम गीत गाया गया ये भी कलकत्ता में गाया गया, और जो पहली बार जनगण मन गाया गया ये भी कलकत्ता में गाया गया। और जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया ये किसकी अध्यक्षता में गाया गया, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में गाया गया। याद रखिएगा किसकी अध्यक्षता में गाया गया, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो ये कलकत्ता में गाया गया। और 1911 में कलकत्ता में ही विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में जनगण मन गाया गया। तो ये दो आपको लिंक करके रखने हैं, 1896 और 1911। इन दोनों को इकट्ठा याद करना है कि पहली बार वंदे मातरम ये भी कलकत्ता में गाया गया, पहली बार जनगण मन ये भी कलकत्ता में गाया गया। और जो वंदे मातरम के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी थे, और जनगण मन के अध्यक्ष कौन थे, विश्व नारायण धन। ये दो याद हो गए। और आपको ये 3 इकट्ठे याद करना है, 1905, 1906 और 1907। इनको इकट्ठा याद करना है। अब याद कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, वही अपनी कहानी से। तो उसके बाद अब हम देखते हैं 1905। अगर आप गौर करेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल में जाके हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और छोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ कवर कराया है। तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि जो सन 1905 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, मतलब बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आज आप जो देख रहे हैं ये जो बांग्लादेश बन गया, उस समय भी ऐसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को बांट दिया गया था। बाद में एकजुट हो गए थे और बाद में पाकिस्तान बन गया था, लेकिन 1905 ईस्वी में भी इसका विभाजन कर दिया गया था। इसके विभाजन करने के बाद वाराणसी में एक बैठक हुई थी। कहाँ पर, वाराणसी में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, ये गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी अध्यक्षता में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया, मतलब उसके विरोध में बंग भंग से क्या बनता है, बंग भंग मतलब बंग को भंग किया गया, मतलब बंगाल को विभाजित किया गया, उसके विरोध में आंदोलन किया गया, उसका समर्थन किया गया था। क्योंकि 1905 में ही, आप याद रख सकते हैं ना इसे, कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उसी समय बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था 1905 में ही। पूछा क्या जाता है कि बंग भंग आंदोलन का समर्थन कब हुआ था, तो सन 1905 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष ही पूछा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, ये उनके अध्यक्ष थे। तो 1905 के बाद मैंने बताया था आपको ये तीनों इकट्ठे याद रखने हैं, 1905, 1906 और 1907। तो अब देखते हैं 1906। तो 1906 भी कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में ही हुआ। ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना अधिवेशन कहाँ पर हुए थे, कलकत्ता में ही हुए थे। तो ये भी दादा भाई नौरोजी की ही अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें क्या है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, किसकी अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ये भी याद रखिएगा। तो 1905 हो गया, 1906, उसके अगले साल अब आते हैं 1907। सात का जो हुआ ये कौन से स्थान पे, देखो आप सात से लिंक कर सकते हैं, सात सूरत, मतलब राइमिंग बैठ रही है ना, सात सूरत। तो 1907 में सूरत में ही हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। ये किसने किया था, रास बिहारी घोष ने। किसने, रास बिहारी घोष में। तो इस समय क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया और नरम दल और गरम दल में बट गया। क्योंकि क्या हुआ कि कुछ नेता थे, उनको वो कहते थे कि हम अंग्रेज सरकार के आगे गिड़गिड़ा नहीं सकते। जैसे कि इस पार्टी का क्या था कि कोई भी बात होती उसे रिक्वेस्ट की जाती थी। तो उनका नेताओं का वो कुछ मतलब गर्म स्वभाव के थे, इसीलिए नाम गरम दल रखा कि हम संघर्ष करेंगे, हिंसा भी अपनाएंगे, लेकिन सरकार के आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। इसलिए इसका विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन नरम दल में और कुछ गरम दल में, इनका विभाजन हो गया। ये मैंने जो इससे पहले हिस्ट्री की वीडियो बनाई है उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ कि नरम दल के कौन से नेता थे, गरम दल के कौन से नेता थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर जाके देख लेना। तो ये क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो सूरत के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है। और
आखिरी वाला तो हमने कर ही लिया, तो इसको याद कैसे करना है एक बार मैं आपको बताता हूँ। 1896 और 1911 को याद करना है, जनगण मन और वंदे मातरम, और 1905, 1906 और 1907 को इकट्ठा याद करना है। तो उसके बाद अब कुछ ही बचे हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं 1916, ये कहाँ पर हुआ, लखनऊ में। और अंबिका चरण मजूमदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा भी गया था इसलिए इसको इंक्लूड किया है। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। ये क्यों पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस समय जितने भी विभाजन हुए थे ना, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1916 मतलब 9 सालों बाद क्या हुआ, जितने भी विभाजन हुए थे, जैसे 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग बट गई थी। मतलब मैंने आपको बताया नहीं इसमें, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। अब बता देता हूँ। तो और जो नरम दल गरम दल हैं, इनकी विभाजन हुआ था 7 में। तो क्या हुआ कि 1916 में ये जितने भी दल थे सब एकजुट हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, यही पूछा जाता है कि सब दल जो थे इनका समझौता कब हुआ। जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल सबके मध्य में समझौता हो गया, मतलब सब आपस में एकजुट हो गए। कब, 1916 में। इस इसमें क्वेश्चन क्या बना था अभी कि ये किसकी अध्यक्षता में एकजुट हुए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये एकजुट हुए थे। अब मैं अगर आपको बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता सकता हूँ इसमें। जैसे आप देखेंगे ना, अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसको आप थोड़ा रिलेट करेंगे, जैसे अंबिका चरण मतलब माँ अम्बे के चरण में गिर के, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि माँ अम्बे के चरण में गिर के जितनी भी पार्टियां थी ये एकजुट हो गई। माँ अम्बे के चरण में गिर के जो पार्टियां थी वो एकजुट हो गई। उन्होंने माँ अम्बे के चरण में गिर के ये कसम खाई कि अब हम एकजुट हो जाएंगे, मतलब एकता में रहेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको थोड़ा ट्रिक से बता दिया, क्योंकि ये अभी पूछा भी गया था। तो उसके बाद अगले साल 1917, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका अधिवेशन भी लखनऊ कलकत्ता में हुआ, सॉरी कलकत्ता में हुआ। ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना कलकत्ता में ही हुए हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब थोड़ा हम रिपीट करते हैं। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। तो और उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विमेश चंद्र बनर्जी थे। मैंने आपको पीछे बताया ना, देखो पहले अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। ये जो पहले पहले है ना, ये काफी बार पूछा गया, बहुत ही बार पूछा गया है। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। ये 3 यहाँ से हो गए। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग है एक ये चीज़ में कि पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये देखें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो ये अब 1917 में देख रहे हैं, ये कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। ये पहली महिला अध्यक्ष थी। मतलब पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए, इसी में बार बार कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है एग्जामिनर। वो ये पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर वहाँ पर लिखा आ जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये आपको याद रखना है। तो 1917 और 1925 को रिलेट करके चलना है कि 1917 को जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट वो पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1925 का जो अधिवेशन था, सरोजिनी नायडू जिसकी अध्यक्ष थी, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो 1916, 1917 और 1925 ये तीनों हमने याद किए। अब ये बचे 1920 और 24, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट इसमें कवर किए हैं, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो सभी कवर किए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि 50 से ज़्यादा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं के कवर किया, क्योंकि एक किसी न किसी में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो 1920 का हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। कब, कहाँ पर हुआ था, नागपुर में। वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। तो अगर आप थोड़ा लिंक करें, मैंने जब आपको महात्मा गांधी जी का पूरा बताया था वीडियो में, गांधी आंदोलन जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए थे, मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप अपने इस चैनल में जाकर जरूर देखना। तो 1920 का टाइम अगर आप याद करेंगे तो उस समय क्या हो रहा था, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हो रहा था ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था, मैंने उस समय भी आपको बताया था। तो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन किया था। ये 1920 ईस्वी की बात है। ये नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ, और वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। क्योंकि असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था, तो कोई वीर व्यक्ति ही चाहिए ना जो इसके खिलाफ अध्यक्षता रखे। तो वीर राघवाचारी थे वो, उन्होंने इसके वो अध्यक्ष बने थे। तो इस समय क्या हुआ था, असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। तो उसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। वो पारित कहाँ हुआ था, इसी अधिवेशन में हुआ था। और इसमें दो चीजें हुई थी, और कांग्रेस के जो संविधान में परिवर्तन हुआ था। अलग अगर कोई गठन, कोई भी संगठन बन रहा है तो ऐसे कैसे चलता है, कोई ना कोई संविधान, कोई रूल रेगुलेशन चाहिए ना। तो जो कांग्रेस का संविधान था उसमें परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन क्या हुआ था, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। इसमें यह परिवर्तन हुआ था कि इसमें यह हुआ था कि अगर कोई भी 21 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति अब कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है, और उसको बनने के लिए उसे क्या होना करना पड़ेगा, 25 पैसे का चंदा देना पड़ेगा। तो दो कंडीशन थी, एक तो उसे 25 पैसे का चंदा देना पड़ेगा, एक तरह आप एंट्री फीस समझ लीजिए।
25 पैसा चंदा देकर, और उसकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो अगर वो 21 वर्ष का है और 25 पैसा चंदा देता है तो कांग्रेस पार्टी का मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी के संविधान में परिवर्तन हुआ था और असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था। इसे तो याद रखना मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बताया ना 1920 ईस्वी में हुआ, क्योंकि 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन हुआ, काफ़ी फेमस था, तो आपको याद होना चाहिए। और वीर, मैंने कहा ना, कोई असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, कोई वीर व्यक्ति ही चाहिए, तो उसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की। और बाकी मैंने आपको बताया कि संविधान में परिवर्तन भी इसी समय में हुआ था और असहयोग प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ था। पारित होने के बाद आंदोलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है 1926, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया, कहने की कोई हद नहीं है कि 1924 का जो अधिवेशन है ये क्यों फेमस है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और याद रखिएगा, पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, वो ये थी बेलगांव में की थी। बेलगांव कहाँ में है? कर्नाटक में है। तो बेलगांव में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। कितनी बार? सिर्फ एक ही बार। ये प्रश्न पूछा गया कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने महात्मा गांधी, तो आपने कई, हम सोचते होंगे कि महात्मा गांधी मतलब कई बार बने होंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, वो भी सन 1924 ईस्वी में बने हैं। उसके बाद इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की, ना इससे पहले कभी की, सिर्फ एक ही बार की, वो बेलगांव में की। इसलिए मैंने लिखा ना, गांधी जी सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गांधी जी कब किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव के अधिवेशन में वो अध्यक्ष बने थे। तो याद हो गया, 1925 वाला मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसको याद करने का तरीका कैसे था? 1916 का याद करना था, अंबिका चरण मजूमदार, अंबे माँ के चरणों में गिर के सभी पार्टियां एक मतलब इकट्ठा होने की उन्होंने कसम खाई। उसके बाद 1917 और 1925 को इकट्ठा याद करना है, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1920 वाला कोई वीर ही करेगा सहयोग आंदोलन, और महात्मा गांधी एक ही बार बने, ठीक है। ये चारों ही हो गए, बस अब कुछ ही बचे हैं, यही 4 बचे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप टेस्ट लगा लेना, आप मतलब देखना कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब उस देखना है, ये देखो याद कैसे करना। 1919 1929 और 1931 ये दोनों पाकिस्तान में हुए, एक लाहौर में हुआ और एक कराची में हुआ। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की? एक भारत के प्रधानमंत्री ने की, और 1931 वाले भारत के उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों ने ही पाकिस्तान में अध्यक्षता की थी। इंटरेस्टिंग है। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने लाहौर में की थी, लास्ट याद रखना, लाल लाहौर। और जो कराची वाला है, ये वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है ना, 2 साल बाद। तो इसमें हुआ क्या था, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग हुई थी कि अब हमने पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए, अब अंग्रेजों को हमें भगाना है। अब पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। इससे आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने मांग की थी, इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। मतलब ऐसा हुआ नहीं था, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। पर और ये कहाँ पर हुई थी? लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 1931 कराची, 2 साल बाद कराची में हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया, कौन? वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किया था कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। मतलब इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि कुछ मौलिक अधिकार के जो प्रस्ताव थे वो पारित हुए थे वल्लभ भाई पटेल के अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 2 ही बचे हैं, एक 1937 और एक 1947। 1929 और 31 को इकट्ठा याद करना है, और 1937 का तो आप याद कर ही लेंगे। 37 का क्यों इंपॉर्टेंट है? 37 का इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखना। पर ये पहली बार था कि गांव में अधिवेशन होता। अभी तक के जितना भी अधिवेशन हुए कांग्रेस के, वो सब ज़्यादातर शहरों में, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुए। लेकिन जो पहला ये अधिवेशन था, ये था कि किसी गांव में हुआ था, पर्टिकुलर गांव में। और गांव कहाँ पर है? ये यूपी में, फैजपुर है, यूपी के फैजपुर गांव में हुआ था पहली बार अधिवेशन। इसलिए ये पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ, इसलिए जनता लुभावी थी और इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार गाँव में अधिवेशन हुआ। और उसके बाद लास्ट बचा 1947, स्वतंत्रता के समय। ये इसलिए पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता के समय जब भारत को स्वतंत्रता मिली सन 1947 ईस्वी को, ये इसका अधिवेशन हुआ मेरठ में, और JB कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ना, 1929, 31 और 37 और 47। बाकी आपने पीछे सब याद कर लिया होगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको नॉलेजफुल लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।